वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। तो सुना आपने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल रहे थे। और कहां बोल रहे थे? पटना में, बिहार की राजधानी में, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये बात कितनी समझ आई, नहीं आई, बात की बात है। लेकिन ये बात समझ आ गई बिहार के उस नेता को जो पिछले करीब 27 साल में से 23 साल तक बीजेपी के साथ गठबंधन में काम करता रहा। और फिर हुआ वो जिसकी उम्मीद न तो जेपी नड्डा को थी, न तो गृह मंत्री अमित शाह को थी, और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 31 जुलाई को दिए जेपी नड्डा के बयान के ठीक 9 दिन बाद 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। उस बीजेपी से जिसके साथ वह 1995 से ही थे। रिश्ता टूटा तो बयान दिया कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की, कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या वाकई ये सच है? क्या बीजेपी सच में अपने गठबंधन के सहयोगियों को दिन पर दिन छोटा करती जाती है और फिर एक वक्त में उस पार्टी की हालत बेहद खराब हो जाती है? आखिर क्या है बीजेपी की गठबंधन के साथियों के साथ रिश्ते निभाने की हकीकत? चलिए समझने की कोशिश करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं साल 1989 से। 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। राष्ट्रीय मोर्चे के सबसे बड़े घटक दल जनता दल को मिली थी 143 सीटें। सरकार बनाने के लिए बीजेपी और वाम मोर्चे ने भी वीपी सिंह को बाहर से समर्थन का ऐलान कर दिया। बीजेपी के हिस्से में उस वक्त 85 सीटें थी। केंद्र में बीजेपी की ये पहली हिस्सेदारी थी। हालांकि जनसंघ मोरारजी देसाई की सरकार में भी बड़ी भूमिका निभा चुका था और वही जनसंघ 1980 में बीजेपी के नाम से जाना गया था। तो 1989 में केंद्र में सत्ता मिलने के बाद बारी राज्यों की थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें जनता दल को 425 में से 208 सीटें मिली। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और बीजेपी ने मुलायम को बाहर से समर्थन दिया। लेकिन फिर बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोकने के मुद्दे पर बीजेपी का जनता दल के साथ टकराव हो गया। बिहार में जनता दल के मुख्यमंत्री लालू यादव ने लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोक दिया और फिर बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। यूपी में भी सरकार लंबी नहीं चली और 1991 में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में जो बीजेपी जनता दल को बाहर से समर्थन दे रही थी, उसी बीजेपी ने 221 सीटें अकेले हासिल की और कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। जनता दल तो 100 से भी कम सीटों पर सिमट गया और फिर तो वो टूट ही गया। इसके बाद तो बीजेपी यूपी में बढ़ती ही चली गई। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद मुलायम आया, मायावती का समर्थन मिला, फिर गेस्ट हाउस कांड हुआ और उसके बाद बीजेपी ने बीएसपी का समर्थन कर दिया। लेकिन फिर बीजेपी ने जिस तेजी से यूपी में अपनी जगह बनाई, उससे सभी क्षेत्रीय दल और खास तौर से बीजेपी के शुरुआती सहयोगी मुलायम और मायावती राजनीति में हाशिए पर आ गए। गेस्ट हाउस कांड के बाद भी मायावती और मुलायम अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2017 के बाद तो बीजेपी के सामने न मायावती कहीं टिकी और न ही मुलायम अखिलेश। अब यूपी में बीजेपी अकेले दम पर है, पूर्ण बहुमत में है, जिसके साथ अपना दल सोनेलाल जैसे कुछ छोटे दल हैं। यूपी की तरह बीजेपी ने गुजरात में भी सत्ता के लिए प्रयोग किया था। 1990 के चुनाव में जनता दल को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और वो थी 70। बीजेपी को मिली थी 67 सीटें। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री बने थे चिमनभाई पटेल। 5 साल बीतते बीतते गुजरात में जनता दल खत्म हो गया। 1995 में केशुभाई पटेल के नेतृत्व में बीजेपी ने खुद की सरकार बना ली। अक्टूबर 96 से मार्च 98 तक करीब 1.5 साल तक बीजेपी सत्ता से बाहर रही, लेकिन उसके बाद बीजेपी को सत्ता मिली तो फिर अब तक उसे गुजरात से कोई हटा ही नहीं पाया है। बीजेपी अपने जूनियर पार्टनर को कैसे किनारे लगाती आई है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हरियाणा। हरियाणा में भी बीजेपी ने अपनी पहली उपस्थिति दर्ज करवाई थी 1987 के विधानसभा चुनाव में। उस चुनाव में बीजेपी को 16 सीटें मिली थी।
लेकिन बीजेपी ने पहली बार सत्ता में हिस्सेदारी की थी 1996 में। हरियाणा विकास पार्टी के बंसीलाल बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 2004 में हरियाणा विकास पार्टी तो खत्म हो ही गई, लेकिन बीजेपी हरियाणा में 14 साल तक संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंच गई कि 2014 में उसने खुद के बल पर बहुमत हासिल कर लिया। 2019 में भी सीएम बीजेपी का ही बना और जूनियर पार्टनर बने जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला। अगले चुनाव में इनका क्या होगा देखते हैं। अब महाराष्ट्र का उदाहरण लेते हैं। 1985 में बीजेपी को 16 सीटें मिली थी, 1990 में 42 सीटें मिली थी, 95 में बीजेपी को 65 सीटें मिली और 95 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ सत्ता में हिस्सेदारी ली। पहले शिवसेना के मनोहर जोशी और बाद में फिर नारायण राणे मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की ओर से गोपीनाथ मुंडे बने उप मुख्यमंत्री। इस कैबिनेट में बीजेपी के एक और नेता शामिल थे जिन्हें महाराष्ट्र में फ्लाईओवर मिनिस्टर कहा गया। ये थे नितिन गडकरी, जो सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। हालांकि इसके बाद करीब 19 साल तक बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर रही, लेकिन 2014 में जब सत्ता में फिर से बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन आया तो फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मुख्यमंत्री भी बीजेपी से बने देवेंद्र फडणवीस। 2019 में भले ही सत्ता बीजेपी के हाथ नहीं लगी, लेकिन महाराष्ट्र की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई थी बीजेपी। और 2022 का आधा साल बीतते बीतते बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर फिर से बाजी पलट दी। अब टेक्निकली तो महाराष्ट्र में सरकार का नेतृत्व शिवसेना के एकनाथ शिंदे के हाथ में है, लेकिन सबको पता है कि महाराष्ट्र की सत्ता की असली चाबी किसके पास है। दक्षिण भारत में कर्नाटक को देख लीजिए। 1994 में बीजेपी को यहां पर 44 सीटें मिली थी। इतनी बड़ी जीत के साथ 1999 में जब कर्नाटक में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए तो जनता दल दो हिस्सों में टूट चुका था, जनता दल सेक्युलर और जनता दल यूनाइटेड। जो जे.एच. पटेल देवगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने के बाद जेडीएस से मुख्यमंत्री बने थे, वो पार्टी के टूटने के बाद जेडीयू में चले गए थे। बीजेपी और जेडीयू ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के बाद कर्नाटक में बीजेपी ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2007 में बीजेपी के पास सत्ता आ गई और वो अब भी सत्ता में है। जेडीएस का क्या हुआ, इसे 2018 के विधानसभा चुनाव में सबने देख लिया है। और पश्चिम बंगाल में भी तो यही हुआ। कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाने वाली ममता बनर्जी को बीजेपी ने केंद्र की कैबिनेट में जगह दी। 2011 में ममता बनर्जी ने वाम दलों के गढ़ को ध्वस्त किया था। अब पश्चिम बंगाल में न तो वाम दल बचे हैं और न ही कांग्रेस बची है, तो टीएमसी जो सत्ता में है और है बीजेपी जो ममता बनर्जी के कंधे पर सवार होकर पश्चिम बंगाल में दाखिल हुई थी, और उस पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर रहा है। कश्मीर में बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए हमेशा से सियासी दुश्मन रही पीडीपी का सहारा लिया था। पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ा तो अब बीजेपी कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में आ गई है। वहां जब भी चुनाव होंगे बीजेपी शायद अकेले लड़े। बाकी तो असम में असम गण परिषद की जूनियर रही बीजेपी अब अपने दम पर सत्ता में है। हिमंता बिस्वा शर्मा वहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर में भी बीजेपी ने समता पार्टी के साथ ही शुरुआत की थी। साल 2001 में राधा विनोद कोइजम मुख्यमंत्री बने थे और अब 2017 से ही मणिपुर में बीजेपी की सरकार बन गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। 2009 में सिर्फ 3 विधानसभा सीटों वाली पार्टी 2019 में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई। कांग्रेस को तोड़ने के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे पेमा खांडू अब बीजेपी से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बाकी बात बिहार से शुरू हुई थी तो खत्म भी उसी पर करते हैं। बिहार में बीजेपी दाखिल हुई 1990 में, जब लालू यादव जनता दल से मुख्यमंत्री बने। बीजेपी राष्ट्रीय मोर्चा को बाहर से समर्थन कर रही थी और उसके सबसे बड़े घटक दल जनता दल की बिहार में सरकार थी। लेकिन फिर 1996 से पहले समता पार्टी और फिर जेडीयू के साथ बीजेपी ने बिहार में दाखिल होना शुरू किया। 2005 से बीजेपी बिहार की सत्ता में साझेदार हुई। 2015 से 2017 के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी बिहार में सत्ता में साझेदार रही, और 2020 में जब बिहार विधानसभा के नतीजे आए तो बीजेपी साझेदार नहीं, सत्ता पाने की हैसियत में आ गई थी। जिस जेडीयू ने बीजेपी को बिहार में साझेदार बनाया था
वही जेडीयू, वही नीतीश कुमार खुद साझेदार वाली भूमिका में आ गए। वो तो चुनावी वादा था गृह मंत्री अमित शाह का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन बीजेपी में इसका विरोध भी खूब हुआ, कुछ दबे छुपे, कुछ खुलकर। और समय बीतने के साथ नीतीश कुमार को भी शायद पता चला कि उनकी पार्टी की सीटें 43 तक सिमटने की असली वजह क्या है। और रही सही कसर पूरी कर दी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 31 जुलाई वाले बयान ने। फिर तो पुरानी कहानी खुलती चली गई। चिराग पासवान के विरोध की, आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री बनने की, बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी की, सीए, एनआरसी प्रोटेस्ट से लेकर अग्निवीर और जातिगत जनगणना की। और नीतीश कुमार ने पलटी मार दी ताकि पार्टी बची रहे। लेकिन क्या नीतीश पार्टी को बचा पाएंगे? बीजेपी जदयू के साथ थी तो शायद बीजेपी ने जदयू को सिर्फ और सिर्फ सीटों का ही नुकसान पहुंचाया। लेकिन बीजेपी अब खिलाफ है तो कहीं वह पूरी की पूरी पार्टी को ही इतना नुकसान ना पहुंचा दे कि नीतीश के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई बीजेपी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ धोखा करती आई है? क्या वाकई बीजेपी ने अपनी जो पहुंच बनाई है वो अपने सहयोगियों के कंधे पर सवार होकर और सहयोगियों को नीचे गिराकर बनाई है? या फिर है इसके पीछे बीजेपी का 40 साल का संघर्ष, जिसने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि उसकी खींची लकीर ही अब सबसे बड़ी लकीर है? अपनी बात हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।